प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, तृतीय सत्र में हमने अब तक वीडियो पाठ के माध्यम से प्राचीन तथा आधुनिक कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। प्राचीन कवि कुल मिलाकर 3 कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, और आधुनिक कुल 5 कवि हैं। इस प्रकार कुल 8 पाठ हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 तक है। भक्तिकाल का 1375 से 1700 तक है। उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल 1775 से 1900 तक है, और आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक है। तृतीय सत्र में हम आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आदिकाल के विषय में कुछ जानकारियां दी। विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के से काल विभाजन किया है। आदि काल के साहित्य में भाषा की दृष्टि से हिंदी के आरंभिक रूप का बोध होता है। आदिकालीन साहित्य के इतिहास के साथ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों को जानना आवश्यक है। राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत हमने जाना कि हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तरी भारत के अधिकांश भागों तक फैला था। उनका साम्राज्य स्वर्ण युग था। वह स्वयं साहित्य प्रेमी थे तथा विद्वानों एवं कवियों के आश्रयदाता थे। महाकवि बाण उनके राजकवि थे। उन्होंने हर्षचरित नामक काव्य की रचना की। हर्षवर्धन उदार और सहिष्णु थे। उनकी मृत्यु के पश्चात अंतः तथा बाह्य कलह के कारण देश की एक संघ शक्ति क्षीण हो गई। उनका साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। ये राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। जातीय हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना को महत्व देते थे। इस कारण देश रक्षा की दृष्टि से यह युग संघर्षपूर्ण रहा, और उसका लाभ विदेशी आक्रमणकारियों को हुआ। उत्तर भारत में निरंतर यवनों के आक्रमण होने लगे। राजनीतिक स्थिति का देश की सामाजिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। तत्कालीन सामंती परिवेश का यथाकथ्य चित्रण राशों में निहित है। समाज में बहुपत्नी प्रथा तथा स्वयंवर प्रथा होने के कारण राजपूत राजा वीरता के दर्प में शौर्य प्रदर्शन के लिए राजकन्याओं का अपहरण करते थे। जिसकी बेटी सुंदर दिखाई दी, उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। उस समय की स्त्रियां सुंदर होने के साथ ही साथ वीरांगना भी होती थी।
समाज में पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा में पति की मृत्यु के पश्चात स्त्रियां पति के साथ ही उसकी चिता पर बैठकर जलकर आत्मदाह कर लिया करती थी। धार्मिक स्थिति में हमने जाना कि गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हुआ तथा मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धों का प्रसार आरंभ हुआ। पांच मकार से युक्त मध्य मांस मैथुन मुद्रा मत्स्य उनका वंथ वामाचार का अंग था। उनका पंथ वामाचार का अंग था। इसके बाद नाथ पंथ सिद्धों का उदय हुआ। सिद्धों में 84 सिद्ध का महत्व रहा और नाथ में 9 नाथों का महत्व रहा। सांस्कृतिक परिस्थिति में हर्षवर्धन के राज्य काल में विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहन मिला। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, बेल्लोर, कांची, तंजौर आदि का भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। आबू का जैन मंदिर 11वीं शती की देन है। इसके अतिरिक्त संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला में इस्लाम तथा हिंदू संस्कृति का समन्वय दिखाई देता है। इस काल की रचनाओं की भाषा अपभ्रंश, डिंगल तथा पिंगल रही है। अधिकांश रचनाएं प्रबंध चरितात्मक हैं, जिनमें वीर रस प्रधान है तथा श्रृंगार रस गौण है। इस समय चारण कवियों द्वारा रचित रासो काव्य महत्वपूर्ण है और इस काल का योगदान इस समय का योगदान है। इस समय के काव्यों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। आश्रयदाता राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। राजाओं की बहुत ही बढ़ चढ़ कर इस समय प्रशंसा की जाती थी। दूसरा, युद्धों का सुंदर तथा सजीव वर्णन। इसमें सुंदर तथा जीवंत वर्णन किया जाता था। वीर तथा श्रृंगार का समन्वय। उस समय वीर रस और श्रृंगार रस दोनों ही होते थे। चौथा, ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना का प्राचुर्य। इतिहास की से अधिक कल्पना। पांचवा है वीरांगनाओं में भावान्वेष का अभाव। वीर गाथाओं में भावान्वेष का अभाव। वस्तुओं की सूची तथा सेना का आवश्यकता से अधिक वर्णन। इस काल की रासो काव्य परंपरा के 6 रासो काव्य हैं। पहला रासो काव्य है विजयपाल रासो। इसके कवि हैं नल्ल सिंह। दूसरा है हमीर रासो। इसके कवि सारंगधर हैं। तीसरा है खुमान रासो। इसके कवि दलपति विजय हैं। चौथा है परमाल रासो। इसके कवि जगनिक हैं। पांचवा बीसल देव रासो। इसके कवि हैं नरपति नाल। छठवां है पृथ्वीराज रासो। इसके कवि चंद्रवरदाई हैं। इस प्रकार पिछले पाठ में हमने आदिकाल का संक्षिप्त विवरण और उस समय लिखे गए रासो काव्यों का विवरण पढ़ा। अब हम आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति, अमीर खुसरो आदि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
विद्यापति मिथिला निवासी कवि विद्यापति कोमलकांत पदावली के कारण मैथिल कोमलकंठ था उनका, इसीलिए मैथिल कोकिल नाम से सुप्रसिद्ध है। अधिकांश विद्वानों ने उनका समय सन 1330 से 1446 माना है। उनके पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के विद्वान थे। विद्यापति मिथिला नरेश शिव सिंह के दरबारी कवि थे। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनके द्वारा रचित 11 ग्रंथ मिलते हैं। अपभ्रंश में उनकी 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में रचे गए उनके गेय पदों का संग्रह विद्यापति पदावली नाम से प्रसिद्ध है। जयदेव ने जिस प्रकार गीत गोविंद में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए श्रृंगार की धारा प्रवाहित की है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली राधा माधव के प्रेम रस से आप्लावित है। अतः विद्यापति के कोमल कंठ से प्रस्फुटित इन मधुर गीतों की आकर्षण शक्ति के कारण इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। विद्यापति पर विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क का प्रभाव दर्शित होता है। अमीर खुसरो इसके दूसरे कवि हैं अमीर खुसरो। वर्तमान खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। उनका जन्म सन 1245 में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राज्याश्रय में व्यतीत किया। उन्होंने गुलाम खिलजी और तुगलक 3 राजवंशों का 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा। उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं में काव्य रचनाएं की। उन्होंने मूलतः फारसी के कवि होने के कारण ऐतिहासिक मसनवी आदि ग्रंथ लिखे। वे सुप्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु मानते थे। वे ईस्वी सन 1325 तक जीवित रहे। हिंदी में उनकी पहेलियां मुकरी, ढकोसला आदि प्रसिद्ध हैं। उदाहरण उनकी पहेली है, खेत में उपजे सबको खाए, घर में उपजे घर को खाए। इसका अर्थ है फूट। मुकरी, वह आवे तो शादी होए, उस बिना दूजा और न कोई। मीठे लोग बाके बोल, का सखी साजन ना सखी ढोल। खुसरो अच्छे गायक भी थे। वे कव्वाली और तराना के विशेषज्ञ थे। संदेश रासक 11वीं शती का खंड काव्य है। इसके रचयिता अब्दुल रहमान हैं। ये संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा के ज्ञाता थे। यह एक वियोग श्रृंगार का काव्य है। इसकी कथा 3 खंडों में विभक्त है।
223 छंदों की यह रचना है। विजयनगर की एक विरहिणी स्त्री पति के वियोग में राजमार्ग के पथिक को रोकती है। यह पथिक सामोर से आया था तथा स्तंभ तीर्थ की ओर जा रहा था, जहां उस स्त्री के पति गए थे। वह स्त्री अपनी भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति उस पथिक के सम्मुख करती है तथा अपना संदेश पति के लिए पथिक द्वारा भेजती है। अंत में उसके पति का आगमन होता है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है तथा इसकी भाषा अपभ्रंश है। आदिकाल की अपभ्रंश भाषा में रचित काव्य रचनाओं में कवि धनपाल का कथा काव्य भविष्यत कहा 10वीं शताब्दी की रचना प्रसिद्ध है, जिसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा है। इसमें वणिक पुत्र भविष्यत की कथा है। दूसरी रचना है पाहुड़ दोहा, जिसके रचयिता राम सिंह हैं। यह 222 दोहों की लघु रचना है। यह धार्मिक सिद्धांत ग्रंथ है। अन्य रचना प्राकृत पैंगलम, विद्याधर सारंग, जज्जल आदि कवियों की रचना है। इसमें वीर श्रृंगार, भक्ति तथा नीति का समावेश है। ढोला मारूरा दुहा यह एक लोक काव्य है। इसमें ढोला नामक राजकुमार तथा मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है। इसमें विवाह की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थान में यह काव्य लोकप्रिय है। जैन साहित्य में स्वयंभू कवि द्वारा रचित पौमचर्यु पद्मचरित रचना प्रसिद्ध है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पौमचर्यु रामायण है, जिसमें केवल 5 कांड हैं। श्रावकाचार्य जैन आचार्य देवसेन द्वारा रचित है, जिसमें जैन धर्म के आचार विचारों का प्रतिपादन दोहा छंद में है। भरतेश्वर बाहुबली रास शाली भद्र सूरी द्वारा रचित है। इसमें बाहुबली का चरित्र वर्णन है। चंदन बाला रास आसगु नामक कवि द्वारा रचित यह एक खंड काव्य है। इसमें चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला की कहानी है, जो अंत में जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करती है। स्थूलिभद्र रास जिन धर्मशूरी द्वारा रचित इस काव्य में स्थूलिभद्र का जीवन चरित्र उद्घाटित है, जो अंत में जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार आदिकाल के बारे में हमने पढ़ा, उसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों के बारे में पढ़ा, उसका काल विभाजन पढ़ा, आदिकाल की रचनाओं और कवियों के बारे में पढ़ा। इस तरह से यह पाठ अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।